Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic objectives of distribution channels. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके मेन फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेटअप करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गुड्स को फाइनली कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराने में अपने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। ये वो पर्टिकुलर रूट होता है जिसके बेसिस पर फाइनल प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर्स तक या फिर इंडस्ट्रियल यूजर्स तक अवेलेबल कराया जाता है। तो यहाँ क्या करती है, जो एंटरप्राइज है वो अपने टारगेट को सेट करती है और जो टारगेट सेट किया गया है एंटरप्राइज के द्वारा उसके अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को प्रॉपरली प्लान किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को प्लान किया जाता है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपरली अलाइनमेंट में होते हैं टू द टारगेट ऑफ द एंटरप्राइज और इनको एग्जीक्यूट भी उसी के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो यहाँ हम फोकस करेंगे कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को प्लान करते हैं तो उसके पीछे क्या क्या वेरियस ऑब्जेक्टिव्स फॉलो किए जाते हैं। The very first objective is to ensure availability of products at the point of sale. That is the very first objective. जो प्रोडक्ट कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, एंटरप्राइज के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको पॉइंट ऑफ सेल पर अवेलेबल कराना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। क्योंकि जिस टाइम पर कंज्यूमर्स के द्वारा प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है, अगर वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर प्लेस पर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अवेलेबल नहीं होगा तो जो आपके कस्टमर्स हैं वो अदर ब्रांड्स की तरफ स्विच कर जाएंगे और इससे जो आपकी सेल है उस पर एक प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस नेगेटिव इम्पैक्ट को अवॉइड करने के लिए आपको एंश्योर करना होता है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहाँ कंज्यूमर उसे परचेज करते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पर जिस टाइम पर कंज्यूमर के द्वारा प्रोडक्ट को परचेज किया जा रहा है। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। द सेकेंड वन इज द टू बिल्ड चैनल मेंबर्स लॉयल्टी। चैनल मेंबर्स की लॉयल्टी को मेंटेन करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क और ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। क्योंकि जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब तक वो लॉयल वे में वर्किंग को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को प्रॉपरली फ्लो में लेकर नहीं आ सकते। यानी कि उनके थ्रू प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को राइट टाइम पर राइट प्लेस पर एंश्योर तभी किया सकता है जब आपके मेंबर्स प्रॉपरली लॉयल होंगे। और ये कौन से मेंबर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर चैनल मेंबर्स की बात कर रहे हैं। चैनल मेंबर्स में जो डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट आपके साथ में कनेक्टेड हैं, जैसे आपके होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, सोल सेलिंग एजेंट्स हैं, C&F एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, तो ये सब क्या है, दे ऑल आर योर चैनल मेंबर्स। तो इन चैनल मेंबर्स की लॉयल्टी को बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पर आप अपने प्रोडक्ट को फाइनली कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराओगे और जितना ये आपके प्रोडक्ट के लिए लॉयल होंगे उतना ही आपका काम आसान हो जाएगा और इजीली आपका प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर्स तक प्रॉपरली अवेलेबल हो पाएगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसके अंदर, टू स्टिमुलेट चैनल मेंबर्स टू पुट ग्रेटर सेलिंग एफर्ट्स। चैनल मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेलिंग एफर्ट्स आपके प्रोडक्ट पर रखें, यानी कि आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उनके सेलिंग एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके रिगार्डिंग आप क्या करते हो, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर वर्कआउट करते हो। यानी कि जितना ज़्यादा आपके चैनल पार्टनर्स या चैनल मेंबर्स आपके प्रोडक्ट को सेल करने में अपने एफर्ट्स पुटअप करेंगे उतना ही आपकी सेल स्टिमुलेट और एक्यूमुलेट होती चली जाएगी। तो अपनी सेल को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है कि जो चैनल मेंबर्स हैं उनके सेलिंग एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आप अपने जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सेटअप करते हो तो उस समय इसको एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के तौर पर सेटअप करते हो और इस तरह से सेटअप करते हो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को जिससे कि जो चैनल मेंबर्स हैं उनके सेलिंग एफर्ट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। दैट इज क्लियर। Next point is to develop management efficiency in channel organization. चैनल को ऑर्गेनाइज करना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फ्रॉम द साइड ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
और जितना एफिशिएंट वे में मैनेजमेंट चैनल को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रहा होगा उतना ही प्रॉपर रिजल्ट्स भी ड्रॉ होके आएंगे इसके सामने। तो एक एफिशिएंसी होनी चाहिए मैनेजमेंट की चैनल को प्रॉपरली डेवलप करते समय। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। द फिफ्थ पॉइंट इज to have an efficient and effective distribution system for making the products and services available readily, regularly, equitably and freshly। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को उस पर्टिकुलर टाइम पर अवेलेबल कराना है जिस टाइम पर कस्टमर्स की इसको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर रिक्वायरमेंट भी होती है तो रेगुलरली भी अवेलेबल कराना है, इक्विटेबल बेसिस पर भी अवेलेबल कराना है और इसके साथ साथ आपका प्रोडक्ट फ्रेश वे में अवेलेबल हो ये भी आपको एंश्योर करना होता है, तब जाकर आप एक कॉम्पिटिटिव एज को गेन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सेटअप करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जब सेटअप किया जाता है तो एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में इस तरीके से सेटअप करना है जिससे कि उसके बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को रीडली, रेगुलरली, इक्विटेबली और फ्रेश बेसिस पर अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को प्रॉपरली अवेलेबल करा सके। नाउ कम टू द लास्ट ऑब्जेक्टिव as per my discussion, and this is that to take the advantage of intermediaries experience, specialization and efficiency, scale of operation and accessibility of target market। एक्चुअल में कोई भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज उस टाइप के इंटरमीडिएट्स को अपने साथ में कनेक्ट करना पसंद करता है जो प्रॉपरली एक्सपीरियंस्ड हो, जो उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखते हो, जिनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, जो प्रॉपर स्केल ऑफ ऑपरेशन के साथ में मार्केट में वर्कआउट कर रहे हो और जो टारगेट मार्केट तक अपनी कंप्लीट एक्सेसिबिलिटी रखते हो। ऐसे इंटरमीडिएट्स को हर कोई एंटरप्राइज अपने साथ कनेक्ट करना चाहती है। क्यों? जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरमीडिएट्स की इन क्वालिटीज़ यानी कि एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी, स्केल ऑफ ऑपरेशन और एक्सेसिबिलिटी ऑफ टारगेट मार्केट का प्रॉपर एडवांटेज उठा सके। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेटअप किया जाता है तो उसमें आप सबसे ज़्यादा सर्च करते हो इस टाइप के इंटरमीडिएट्स को जिनके पास ये सारी क्वालिटीज़ अवेलेबल हो, जिससे कि इनके इस पर्टिकुलर क्वालिटीज़ का आप प्रॉपर एडवांटेज ले सके और अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रॉपर वे में मैक्सिमाइज कर सके। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। थैंक यू। The next topic is types of intermediaries और channel partners। जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी about the objectives of channels, तो इसमें आप डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स को इन्वॉल्व करते हो, उसी के बेसिस पर आप अपने चैनल को प्रॉपरली मैनेज करते हो। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो हम इस रेफरेंस में उनके रोल के बेसिस पर, कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर, टेरिटरीज के बेसिस पर, लेवल्स के बेसिस पर, उनके साइज ऑफ ऑपरेशंस के बेसिस पर, उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस के बेसिस पर, उनके रेम्यूनरेशन के बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स हैं। कौन कौन से हैं वो इंटरमीडिएट्स? द फर्स्ट वन इज द सोल सेलिंग एजेंट, या जिनको हम मार्केटर का नाम भी देते हैं। सेकेंड वन इज द C&F एजेंट्स, CFAs बोलते हैं इनको हम, है ना, कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट्स इनकी फुल फॉर्म होती है। द थर्ड वन इज द होलसेलर्स, स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स। द फोर्थ वन इज द सेमी होलसेलर्स। फिफ्थ वन इज द रिटेलर्स और डीलर्स। ये इस तरीके से टोटल 5 कैटेगरीज मैंने यहां पर आपको डिस्कस की हैं जिनको हम इंटरमीडिएट्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसमें हम पहले इंटरमीडिएट्स की, जिसका नाम है सोल सेलिंग एजेंट्स या मार्केटर्स। क्या होते हैं सोल सेलिंग एजेंट्स या मार्केटर्स, हम इन्हें नाम देते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टास्क को फॉलो नहीं करना चाहती है। वो क्या चाहती है कि केवल मैन्युफैक्चरिंग करो और गुड्स की अगर मार्केटिंग करनी हो या फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो इसके लिए एक एजेंसी को हायर कर लिया। तो जिस पर्टिकुलर एजेंसी को कंपनी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट करती है
उस एजेंसी को हम सोल सेलिंग एजेंट या मार्केटर का नाम देते हैं। और जितनी भी मार्केटिंग जॉब है वो उन्हीं पर्टिकुलर सोल सेलिंग एजेंट्स या फिर मार्केटर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। यानी कुल मिला के कंपनी अपनी जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टास्क है उसको आउटसोर्स कर देती है टू द अनदर पार्टी। और जिस अनदर पार्टी को ये जॉब आउटसोर्स की जाती है उस पार्टी को हम नाम देते हैं सोल सेलिंग एजेंट का या मार्केटर का। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यानी कि अगर इसकी हम डेफिनेशन स्टडी करना चाहें तो अ सोल सेलिंग एजेंट और अ मार्केटर इज यूजुअली अ लार्ज मार्केटिंग इंटरमीडियरी विद लार्ज रिसोर्सेज एंड एक्सटेंसिव टेरिटरी ऑफ ऑपरेशंस। कुल मिला के जो एक सोल सेलिंग एजेंट होता है उसके पास लार्ज रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और ये मार्केट का सबसे बड़ा मार्केटिंग इंटरमीडियरी होता है और इसके पास एक्सटेंसिव टेरिटरी ऑफ ऑपरेशन अवेलेबल होती है, यानी कि लार्ज एरिया अवेलेबल होता है जहां ये मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीटली फॉलो कर सकता है। इसके पास अपना खुद का नेटवर्क होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, सेमी होलसेलर्स का, रिटेलर्स का, डीलर्स का। ये खुद का एक नेटवर्क रखता है अपने पास जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, सेमी होलसेलर्स भी होते हैं, स्टॉकिस्ट भी होते हैं, रिटेलर्स भी होते हैं, डीलर्स भी होते हैं। और ये अपने उस पर्टिकुलर नेटवर्क के बेसिस पर जो कंसर्न कंपनी है उसको उसके प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराता है। इसके साथ साथ द सोल सेलिंग एजेंट टेक्स केयर ऑफ द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर, यानी कि मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर यह पर्टिकुलर पर्सन उसके मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कंप्लीटली फॉलो करता है। यानी कि ये जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है, अब इस सोल सेलिंग एजेंट की है इन पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करना। पॉइंट इज क्लियर? अब अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर के पास एक या एक से ज्यादा मार्केटर्स हो सकते हैं, यानी कि वो डिफरेंट टेरिटरीज में डिफरेंट मार्केटर्स को अपॉइंट कर सकती है। लेकिन अगर वो किसी सोल सेलिंग एजेंट को ऑप्ट करती है तो वो केवल एक सिंगल एजेंसी को अपना सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट करती है। यानी कि उसके डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट मार्केटर्स हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टेरिटरी में वो केवल एक ही एजेंसी को एज अ सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट करती है। ओके, तो हम इस पर्टिकुलर पर्सन को सोल सेलिंग एजेंट का नाम देते हैं। तो ये तो बात हो गई अबाउट द सोल सेलिंग एजेंट। अब इसके जो बाकी टाइप्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।